हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और सभी को पॉलिटिकल साइंस की जो मेरी सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि उनकी मंत्री परिषद। इससे पहले हम काफ़ी दो है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। एक है आपका राष्ट्रपति, एक है आपका उपराष्ट्रपति, यानी कि एक है आपके प्रेसिडेंट, एक है आपके वाइस प्रेसिडेंट, और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा टॉपिक जो आता है हमारा एग्जीक्यूटिव के अंदर यानी कि हमारे भाग 5 के अंदर, अभी हमारा भाग 5 ही चल रहा है। ठीक है, भाग 3 कर लिया, भाग 4 कर लिया, 4th ए भी करके आ गए हम। हमारे मौलिक कर्तव्य भाग 5 जो है वो अभी हमारा चल रहा है। राष्ट्रपति कर चुके हैं उसके अंदर, उपराष्ट्रपति कर चुके हैं उसके अंदर। ठीक है, यानी कि इतनी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। उससे पहले भी हम काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं कि आपका है ना एकीकरण जो है आपके प्रिंसली स्टेट्स का आपकी जो है ना देशी रियासतें हैं उनका एकीकरण किस तरीके से हुआ। उससे पहले हम कर चुके हैं आपके जो ब्रिटिशर्स हैं वो कौन कौन से चार्टर एक्ट्स लेकर आए, और फिर हमने करा कि भाई आपकी जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किस तरीके से बनी, उसकी संरचना किस तरीके से हुई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, आई होप आप सारे वीडियोज़ को देख रहे होंगे और साथ ही साथ इनके नोट्स बनाते हुए चलना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलना। ठीक है, अब आज हम करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी आपके भाग 5 में ही दिया हुआ है। ठीक है, भाग 5 का पहला चैप्टर है आपका राष्ट्रपति, दूसरा है आपका उपराष्ट्रपति, तीसरा चैप्टर जो है वो आता है आपका प्राइम मिनिस्टर, फिर आते हैं आपके उनकी मंत्री परिषद यानी कि उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर आते हैं आपके अटॉर्नी जनरल। मैंने बताया था ना, अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंट्रल लेवल पे जो कि गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं राज्य में, है ना। तो ये आपके अटॉर्नी जनरल। तो ये 5 चैप्टर होते हैं आपके, जो आपका 5th भाग है, जो आपका 5th पार्ट है द यूनियन यानी कि केंद्र के अंदर, जिसके पहले सेक्शन में एग्जीक्यूटिव वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, फिर आज हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल हम एक सेपरेट अलग क्लास के अंदर करेंगे। यानी कि आज हमारा भाग 5 जो है उसका पहला सेक्शन जो है एग्जीक्यूटिव ये फिनिश हो जाएगा। फिर हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे लेजिस्लेचर, जहाँ पे फिर हम संसद को पढ़ेंगे। 1-2 क्लास में अच्छे से लेके आऊँगी, 2-3 क्लास जहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कैसे कैसे इनके अंदर काम होता है, बिल किस तरीके से पास होते हैं, कौन कौन सी कमिटीज़ वगैरह होती है। फिर हम करेंगे आपकी जो न्यायपालिका है, जो आपकी जुडिशरी है, जहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देखेंगे। यानी कि बहुत ही डिटेल में चीज़ों को कवर करने वाले हैं। और इसी तरीके से फिर हम राज्य को पढ़ेंगे। इसी तरीके से फिर हम आगे बहुत सारी चीज़ें जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपकी पॉलिटी साइंस के अंदर, उसको हम कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे सारा कुछ कवर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास का समझ में आ गया। हम प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद जो है यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम अगर हमारी क्लास को शुरू करें, लेकिन शुरुआत करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, हर्षिता मैम की पाठशाला जो है वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। आपको यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। आपको PDF के नोट्स जो है, जो भी मैं फ्री में देती हूँ, वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ है तो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आपका एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट है आपको यहाँ पे मिल सकता है। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मैं काफ़ी सारे क्विजेस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे अपलोड करती हूँ। कोई भी नई है ना जॉब की ओपनिंग आती है, वैकेंसीज आती है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में पर्सनली 1-on-1 कनेक्ट होने के लिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना हर्षिता मैम की पाठशाला। वहाँ पे आपको मेरी ऐसी फोटो जो है वो लगी हुई दिख जाएगी। अब आप मुझे पहचान ही चुके हो, उस फोटो पे जाके उसको क्लिक कर लेना, चैनल को उसको ज्वाइन कर लेना, और फिर इस तरीके से आप मेरे साथ में टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी होती है तो वो भी आप मुझसे टेलीग्राम के ऊपर पूछ सकते हो, या फिर वीडियो के कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कॉमेंट्स है, क्वेरीज जो है वो सारी पूछ सकते हो। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना क्लास के अंदर, कोई आपका सजेशन है, आपको किसी टॉपिक के ऊपर नई वीडियो चाहिए कि भाई मैडम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दो, तो वो भी आप अपने सारे सजेशन जो है, सुझाव जो है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो। मैं सभी के कमेंट्स जो है वहाँ पे चेक करती हूँ। ठीक है, तो ये क्लास का इंट्रोडक्शन था। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को, जहाँ पे हम प्रधानमंत्री और आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद जो है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री को, फिर हम पढ़ेंगे उनकी मंत्री परिषद को, और फिर लास्ट में टाइम बचा तो कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपकी प्रधानमंत्री से हम अगर शुरुआत करते हैं तो ये आपके रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके इंडियन स्टेट के, यानी कि वह भारतीय राज्य के वास्तविक कार्यकारी होते हैं। मैंने बताया था आपको, जब मैंने आपको राष्ट्रपति करवाया था तब मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति हैं ये आपके नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है,
जो राष्ट्रपति है वो आपके नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपके रियल हेड होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर आपके जो राष्ट्रपति हैं वो आपके होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, ये आपके स्टेट के हेड होते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो होते हैं आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये आपके गवर्नमेंट के हेड होते हैं। ठीक है, अगली लाइन में लिखा हुआ भी है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, वाइल प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी कि वह सरकार का प्रमुख होता है। कौन? प्रधानमंत्री जो है वो सरकार के प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए। फिर क्या बोला है, इनको हम डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष तरीके से हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं। हमने देखा था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में कि हम लोग उनके इलेक्शन में, उनके चुनाव में हम जो आम जनता है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, या तो जो आपकी संसद है वो भाग लेगी, या फिर आपकी जो विधानसभाएं हैं राज्य की वो भाग लेती है, लेकिन जो आम जनता है वो भाग नहीं लेती है। यानी कि हम डायरेक्ट तरीके से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो वह लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्टली वोट करते हैं, किसके लिए? प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए। यानी कि यहाँ पे हम ये वोट नहीं करते हैं कि भाई है ना नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर आपके राहुल गांधी बनेंगे या फिर कोई और बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे लोकसभा के लिए जो आपके चुनाव होते हैं उसके लिए हम यहाँ पे वोट देते हैं। फिर जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं वो पार्टी फिर लोकसभा में अपना लीडर जो है वो चुनती है, और फिर वो लोकसभा में जिसको लीडर चुनती है उसको फिर प्रधानमंत्री के तौर पे बिठा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका इलेक्शन होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए वोट्स जो है वो हम ही देते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जो है वो आपके सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप में होता है और प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता है। ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। यदि वह इस्तीफा देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना होता है। यानी कि आपकी प्राइम मिनिस्टर जो है ये क्या होते हैं? आपके हेड होते हैं मंत्री परिषद के। ठीक है, मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद कुछ ऐसा ग्रुप होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर अपनी सहायता के लिए है ना खुद ही चुनते हैं। यानी कि अब प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है, कंट्री में लोग इतने सारे हैं, काम संभालने वाली चीजें इतनी सारी है, अकेला इंसान कैसे इतनी सारी चीजों को मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर अपने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, अपना एक मंत्री परिषद बनाते हैं जो उनकी सहायता करते हैं प्रशासन को ढंग से चलाने के लिए। यानी कि है ना आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ढंग से चलाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर जो है इन्होंने अपनी सहायता के लिए इस ग्रुप को बनाया हुआ है, इस मंत्री परिषद को, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाया हुआ है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहे अपनी पोजीशन पे तो इनका जो ये ग्रुप है ये किस काम का? फिर ये भी नहीं रहेगा। कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने लिए एक नया ग्रुप बनाएगा। ठीक है भाई, अगर कल को मैं प्रधानमंत्री बनती हूँ तो मैं अपने लिए एक नया ग्रुप जो है वो चुन लूंगी, जो होगा मेरा मंत्री परिषद, कि भाई ये लोग जो है ये इस ग्रुप के अंदर बैठेंगे, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इस मंत्री परिषद में बैठेंगे, जो कि मुझे सहायता करेंगे मेरे काम को करने के लिए। ठीक है, अब अगर मान लो कल को किसी भी दूसरे रीजन की वजह से मुझे हटा दिया जाता है तो मेरा जो ग्रुप है वो भी हट जाएगा। अब दूसरा प्रधानमंत्री आएगा, वो अपना अलग से ग्रुप बनाएगा, मेरे ग्रुप के साथ में क्यों काम करेगा? वो नहीं करेगा ना, वो अपना ग्रुप बनाएगा। फिर कोई तीसरा आएगा वो अपना ग्रुप बनाएगा। तो इसलिए अगर प्रधानमंत्री हटता है तो उसका वो जो ग्रुप होता है, जिसको ग्रुप मैंने आसान भाषा में आपको समझाने के लिए बोला है, इसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ग्रुप मत बोलने लगना, इसको मंत्री परिषद ही बोलना, सिर्फ आपको आसान भाषा में समझाने के लिए यहाँ पे ग्रुप वर्ड का यूज किया है मैंने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है वो अपने लिए एक मंत्री परिषद को बनाएंगे। प्रधानमंत्री अगर हट जाते हैं तो अगर आपका ग्रुप का लीडर ही हट गया तो ग्रुप किस काम का फिर, है ना? तो यहाँ पे इसलिए बोला हुआ है कि प्रधानमंत्री जो है वो आपके मंत्री परिषद के हेड होते हैं, यानी कि मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं। और अगर प्रधानमंत्री ही हट जाएगा तो उसकी मंत्री परिषद जो है उसको भी इस्तीफा देना होगा, वो भी हट जाएगी। फिर नया प्रधानमंत्री बनेगा तो उसकी नई मंत्री परिषद बनेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर क्या बोला है? नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, हाउएवर such a situation is applicable only till 6 months under which he must become an MP। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इससे ही मैंने प्रीवियस क्लासेस में कुछ एक पॉइंट बताया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, उसके अंदर है ना उसकी योग्यता के अंदर एक पॉइंट समझाया था, उसको यहाँ पे मैं रिलेट करके समझाऊंगी आपको। ठीक है, पहले हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ क्या बोला है। एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे पीएम और मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति केवल 6 महीने तक ही लागू होती है जिसके तहत उसे संसद बनना होता है।
यानी कि मैंने आपको बताया था, जब भी आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो भी है ना योग्यताएं होती है, उसमें हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि राष्ट्रपति जो है वो आपके योग्य होने चाहिए, किसके लिए, लोकसभा के लिए, पर उसका मेंबर जो है जो सदस्य जो है वो नहीं होना चाहिए। वैसे ही उपराष्ट्रपति जो है वो योग्य होने चाहिए आपके राज्यसभा के लिए, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होने चाहिए। लेकिन आपके जो प्रधानमंत्री है उसके केस में क्या बोला है कि प्रधानमंत्री को दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर जो है वो होना ही होता है। अगर आपके चुनाव हुए प्रधानमंत्री को लेकर, ठीक है, और अगर प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक के सदस्य अगर नहीं हुए, और नहीं होने के बावजूद भी इनको अगर हमने प्रधानमंत्री के तौर पर चुन लिया, तो फिर क्या होगा, फिर इनको 6 महीने की एक अवधि दी जाती है। 6 महीने का एक टाइम पीरियड दिया जाता है और कहते हैं कि इस 6 महीने में तुम दोनों हाउस में से किसी भी एक हाउस के लिए लड़ो और दोनों में से किसी भी एक हाउस का सदस्य तुमको बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनते हो तो प्रधानमंत्री की जो पोस्ट पे तुम बैठे हो उसको 6 महीने बाद में तुमको हटा दिया जाएगा उस पे से। यानी कि आपके प्रधानमंत्री को लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना ही पड़ता है, परंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के केस में हमने देखा है कि उनको दोनों हाउस में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना पड़ता है। तो ये दोनों ऑपोजिट बातें हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वर्सेस प्रधानमंत्री के लिए। तो आपको ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कौन सदस्य होना चाहिए, कौन सदस्य नहीं होना चाहिए। जो आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है वो दोनों सदन में से किसी के भी सदस्य नहीं होने चाहिए, परंतु जो आपके प्रधानमंत्री है वो दोनों सदन में से किसी भी एक सदन के मेंबर यानी कि सदस्य होने ही चाहिए। और अगर नहीं होते हैं तो इनको 6 महीने का एक अवधि दी जाती है, यानी कि 6 महीने का एक टाइम पीरियड दिया जाता है। उस 6 महीने के अंदर अंदर इनको संसद जो है यानी कि या तो लोकसभा या है ना राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना ही होता है। अगर फिर भी नहीं बन पाते हैं तो इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, यानी कि फिर इनको प्रधानमंत्री की पोस्ट से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात नोट रखने वाली है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम अगर कुछ क्वालिफिकेशन की बात करें यानी कि योग्यताओं की बात करें, प्रधानमंत्री की क्या योग्यताएं होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो है मैंने बताया था, चाहे किसी की भी योग्यता देखो, सबसे पहले वो आपका इंडिया का सिटीजन यानी कि उसके पास में है ना भारत की नागरिकता होनी चाहिए। चाहे वो आपको कोई भी मंत्री हो, जब तक उसके पास में भारत की नागरिकता नहीं होगी तब तक आगे की योग्यताएं जो है, आगे का प्रोसेस जो है वो चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, चाहे वो आपके राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री हो। ठीक है, तो वैसे ही प्रधानमंत्री के लिए पहली योग्यता क्या है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का मेंबर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, उसकी आयु मैंने आपको बताई थी कि जो प्रधानमंत्री है इनकी आयु जो है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम अगर कोई इंसान 25 साल का है तो वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की आयु कितनी बताई थी, 35 वर्ष, लेकिन आपके प्रधानमंत्री की आयु कितनी है, 25 वर्ष। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी तरीके से मेंटली डिसेबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे है ना मानसिक संतुलन वगैरह से वो एकदम ठीक होने चाहिए, तो मेंटली डिसेबल या फिर कुछ है ना कोई भी ऐसी दिक्कत जो है उनके पास में नहीं होनी चाहिए। चौथा बोला हुआ है वो है ना गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी प्रॉफिटेबल कोई और दूसरा प्रॉफिट का काम नहीं करते हुए होने चाहिए, यानी कि अगर वो उस प्रधानमंत्री की पोस्ट के ऊपर बैठे हैं तो उसके अलावा कोई भी दूसरा प्रॉफिट का काम जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा है, कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, कहीं से ऐसे कुछ पैसे कमा रहे हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कोई दूसरा काम जो है गवर्नमेंट के अंडर में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी आपकी योग्यताएं हैं, सारी क्वालिफिकेशन है किसकी, प्रधानमंत्री की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि प्रधानमंत्री जो है आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो निभाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, रिकमेंड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, यानी कि सदस्यों को राष्ट्रपति के रूप में मंत्रिपरिषद में नियुक्त करने की सिफारिश जो है वो करते हैं। आपकी जो मंत्रिपरिषद होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसकी सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को कि भाई इन इन लोगों को मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए अपॉइंट कर दो। मैंने बताया था कुछ भी अपॉइंटमेंट होगा, कुछ भी होगा, सील साइन तो राष्ट्रपति के ही लगेंगे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, आपकी मंत्रिपरिषद बनेगी, चाहे कुछ भी बनेगा, उसके ऊपर सील साइन तो जब तक है ना मोहर जो है राष्ट्रपति की नहीं लगेगी तब तक आगे कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं, राष्ट्रपति को ये रिकमेंड करते हैं, अपना ये सुझाव देते हैं, अपनी सिफारिश देते हैं कि भाई ये लोग हैं जो मैंने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए चुने हैं, अब तुम इनके नाम के नीचे अपनी मोहर जो है वो लगा दो और इनको मेरा मंत्रिपरिषद बना दो। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद बनाते कौन है, बनाते तो आपके जो राष्ट्रपति है वही बनाते हैं, लेकिन किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं आपके, प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके एडवाइस पे। क्यों भाई, क्योंकि उनका ही तो वो ग्रुप है ना जो उनको हेल्प करने वाला है। तो अगर कल को मैं प्रधानमंत्री बनती हूँ तो मेरा ही जो ग्रुप है उसके लिए मुझसे तो पूछेंगे ना भाई आप क्या किस किस को बनाना चाहते हो अपने ग्रुप का सदस्य, यानी कि अपनी मंत्रिपरिषद का सदस्य आप किसको बनाना चाहते हो,
हो, तो जिसका वो ग्रुप है, जो हेड है उस ग्रुप का, उससे तो पूछेंगे ही पूछेंगे डेफिनेटली। तो इसलिए यहाँ पे आपके जो प्रधानमंत्री है वो एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति जो है वो आपकी मंत्रिपरिषद को बना के तैयार करके दे देते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, एलोकेट एंड रीशफल पोर्टफोलियो मिनिस्ट्रीज अमंग द मिनिस्टर, यानी कि मंत्रियों के बीच विभागों मंत्रालयों का आवंटन और है ना फेरबदल जो है वो भी कौन करते हैं, आपके प्रधानमंत्री ही करते हैं। जैसे कि आपकी मंत्रिपरिषद बनी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं भाई, कोई हेल्थ का डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई टूरिज्म संभाल रहा है, कोई एजुकेशन संभाल रहा है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो सबको अपना अपना पोर्टफोलियो सौंपना, सबको अपने अपने विभागों को सौंपने का काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का ही होता है कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू वो काम करेगा। ठीक है, तो सबको अपना अपना विभाग सौंपने का जो ड्यूटी है, जो कार्य है, वो कौन निभाते हैं, प्रधानमंत्री ही निभाते हैं। फिर आता है ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और गिव प्रेसिडेंट द एडवाइस टू डू सो, यानी कि वह किसी मंत्री को इस्तीफा देने या राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह जो है वो भी दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि किसी मंत्री को हटाना चाहिए तो वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि इस इंसान को हटना चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको रिजाइन जो है, उसका रेजिग्नेशन लेटर जो है वो मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कौन कर सकते हैं, ये कार्य भी आपके प्रधानमंत्री जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिट टिल प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट, मींस विद रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी आपकी डिसॉल्व या फिर रिजाइन हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मंत्रिपरिषद तब तक मौजूद है जब तक कि पीएम जो है आपके इस्तीफा देने या पीएम की मृत्यु के अर्थ से बाहर नहीं निकल जाते हैं। इस यानी कि उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी भंग या फिर इस्तीफा जो है वो दे देते हैं। यानी कि सिंपल सी क्या बात बोली है, जब तक राष्ट्र जो आपके प्रधानमंत्री है वो उनके पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं तब तक उनके साथ में उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी मंत्रिपरिषद के रूप में बैठी हुई है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया या फिर इस्तीफा नहीं भी दिया है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री हट गए हैं तो अगर वो चाहे रीजन जो है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे हमने उनको हटाया है, उन्होंने खुद ने रेजिग्नेशन दिया है, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी वाली है, कोई है ना अनसर्टन वाली सिचुएशन आ गई है कि भी उनकी डेथ हो गई है, वो ठीक नहीं है ना, वो अपनी पोस्ट से हट ही चुके हैं बिल्कुल। तो अगर प्रधानमंत्री हट गए हैं तो उनकी जो मंत्रिपरिषद जो है वो भी हट जाएगी। ठीक है, वो भी रिजाइन कर देगी या फिर उसको भी भंग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट जो है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि राष्ट्रपति पीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, उनको ये यहाँ पे एक बात बताई हुई है कि आपको जब भी आप कोई भी डिसीजन लोगे आप अपने है ना अकेले मन से नहीं ले सकते हो कि भाई मेरी ही इच्छा है तो द्रौपदी मुर्मू जी की कोई भी इच्छा हुई तो वो कल सुबह उठ के कुछ भी कर सकती है। नहीं, उनको प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्रिपरिषद है, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उससे एडवाइस लेना पड़ेगा कुछ भी काम करने के लिए। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस नहीं करेगी तब तक राष्ट्रपति खुद के इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की कुछ ना कुछ डिस्क्रिशन शक्तियां भी होती है, कुछ ना कुछ वो अपनी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जहां पे वो अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार डिसीजन ले सकती है। लेकिन उसके अलावा जो जितने भी मैटर्स होते हैं वहां पे हमेशा प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस यानी कि उनके सलाह के अनुसार ही काम करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, ही इज लीडर ऑफ लोकसभा बाय डिफॉल्ट, यानी कि वह डिफॉल्ट रूप से लोकसभा के नेता भी बन जाते हैं। कौन, यहाँ पे ये बात बोली है आपके प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री जो है वो बाय डिफॉल्ट आपके लोकसभा के जो है वो लीडर भी हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जो है वो किस तरीके से होते हैं, प्रधानमंत्री मैंने बताया आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, चुनाव में हम लोग वोट करते हैं, फिर ये देखा जाता है कि जो भी इंसान लोकसभा में जिस भी महिला पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं वो पार्टी क्या करती है, अपने लीडर को चुनती है लोकसभा के अंदर, और फिर जिसको उन्होंने लीडर चुना और फिर उसको बना देते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से क्योंकि लीडर जो है वो लोकसभा वाले जो लोग हैं वही चुनते हैं, तो इसलिए जो आपका प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का भी लीडर बन जाता है। ठीक है, फिर बोला है पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विस एंड चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख और संघ सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, प्रधानमंत्री निचले सदन के नेता भी होते हैं। निचला सदन कौन सा है, 2 हाउस है आपके पार्लियामेंट के अंदर जो है वो 2 हाउस है, 2 है ना, द्विसदन है हमारे पास में, एक तो है आपके राज्यसभा, एक है आपके पास में लोकसभा। तो लोकसभा जो है वो आपका लोअर हाउस है, आपका निचला हाउस है, और अपर हाउस कौन है, आपकी राज्यसभा है। ठीक है, तो अपर हाउस को बोलते हैं हम राज्यसभा को, लोअर हाउस हम बोलते हैं लोकसभा को। तो यहाँ पे बोला है कि लोअर हाउस का मतलब है लोकसभा। तो क्या आपके प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के नेता भी होते हैं, यानी कि उसके लीडर भी होते हैं। मैंने बता दिया भाई बाय डिफॉल्ट से, क्योंकि लोकसभा के लोग ही अपना लीडर चुनते हैं, तो लोकसभा का जो लीडर है वो ऑटोमेटिकली जो प्रधानमंत्री है वो बन ही जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके फंक्शन थे किसके,
प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके क्या है ना, अच्छा कार्यकाल की हम अगर बात करें तो 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अब कार्यकाल बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी और उनके कार्य क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब हम समझते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल के बारे में या फिर मंत्री परिषद के बारे में कि ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज आर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रियों की परिषद वास्तविक कार्यकारी है ना प्राधिकरण है जो हमारी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली होती है। यानी कि आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं और ये हमारी रियल एग्जीक्यूटिव के तौर पर आती है। रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है तो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि आपकी वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण जो है वही कहलाती है। ठीक है, फिर क्या बोला है, आर्टिकल 74 जो है वो डील करता है कि स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, जबकि आर्टिकल 5 जो है वो डील करता है उनका अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर। यानी कि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में बताया हुआ है। कोई आपसे पूछे कि मंत्रिपरिषद के जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो है आपका 74, 75। ठीक है, 2 अनुच्छेद है यहाँ पे मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए, एक तो है 74, एक है 75। 74 अनुच्छेद किसकी बात करता है, अनुच्छेद 74 मंत्रियों की परिषद की स्थिति से संबंधित है कि भाई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, फिर अनुच्छेद 75 क्या बात करता है, मंत्रियों की नियुक्ति किस तरीके से होगी, उनका कार्यालय कितना होगा, उनकी जिम्मेदारी क्या है, योग्यता क्या है, शपथ वो कब लेंगे, वेतन क्या होगा, भत्ते कब मिलेंगे, है ना, ये सारी जो चीजें हैं वो बताई हुई है आपके अनुच्छेद 75 के अंदर। ठीक है, तो आपकी जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उससे जुड़े हुए जो 2 आपको इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देखने को मिले हैं 74 और 75। ठीक है, अगला क्या बोला है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, यानी कि लोग कितने होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। तो कुल जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो होती है प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा। ये बताया हुआ है 2003 के अंदर जो 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके तहत ये बात आपको बताई हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रह चुके हैं काफी सारे एग्जाम के अंदर। ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मंत्रिपरिषद जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी हो सकती है, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए लोकसभा के। और ये बताया हुआ है आपके 91 जो अधिनियम एक्ट जो आया था, संशोधन अधिनियम एक्ट 2003 के अंदर, उसके द्वारा ये बात जो है वो बताई हुई है कि लोकसभा जो है उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ होगी, लोकसभा में जितने भी लोग होंगे उसका 15% जो है प्रधानमंत्री को मिला के आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप मुझे कमेंट करके क्या बताओगे, एक होमवर्क का क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो मुझे बताना है कि जो आपकी लोकसभा है उसमें कितने मेंबर होते हैं कुल, और फिर उनका 15% निकाल के मुझे बताना है कि उस हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मंत्रिपरिषद जो है उसमें कितने मेंबर हुए। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी को कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सभी देंगे, क्योंकि जितना पार्टिसिपेट करोगे उतनी तुम्हारी ही नॉलेज जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जितनी लोकसभा के अंदर मेंबर्स होते हैं उसका 15% जो है वो आपकी मंत्रिपरिषद जो है वो होती है। ठीक है, ये आपका कब आया था, 2003 के अंदर जो 91 आपका संशोधन अधिनियम हुआ था उसके तहत ये बात को लेकर आए थे। ठीक है, फिर क्या बोला है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मंत्री भी शामिल होते हैं। राज्य यानी कि जो हमारे राज्य होते हैं वो राज्य नहीं, यहाँ पे एक मंत्रियों का अलग अलग ग्रुप होता है। अभी समझाऊंगी भाई कैबिनेट मिनिस्टर जो होती है आपकी वो क्या होती है, आपकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, और टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इसमें कितने कितने मंत्री जो है वो आपके होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको समझाऊंगी। उससे पहले हम समझते हैं कि इनका कार्य क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर रूलिंग पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आपकी वो राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली को चलाने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, क्योंकि प्रधान जो आपके राष्ट्रपति हैं वो कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते हैं, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो एडवाइस जो है वो लेनी ही पड़ेगी। तो इसलिए ये क्या करती है, ये पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने के लिए जिम्मेदार होती है, राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली को चलाने के लिए जिम्मेदार पूरी यही होती है। ठीक है, फिर बोला है एड और एडवाइस करते हैं प्रधान है ना राष्ट्रपति को इन एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो कि आर्टिकल 74 में बताया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आया है आपका 74 है ना, 74 अनुच्छेद क्या बात करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सहायता और कार्यकारी कार्यों के अभ्यास में अध्यक्ष राष्ट्रपति जो है उनको क्या करती है, अपनी एडवाइस जो है वो देती है। यानी कि
राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे तो वो बिना मंत्रिपरिषद के एडवाइस के नहीं कर सकते हैं, और ये बताया हुआ है आपके अनुच्छेद 74 के अंदर। अब 74 अनुच्छेद जो है, इसमें 2 तरीके के आपके अधिनियम हुए थे, आपको पता होना चाहिए। एक आया था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट, एक आया था आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, संशोधन जो आया था आपका अधिनियम, संशोधन अधिनियम, इसमें क्या बोला था, इसमें ये बोला था कि आपकी प्राइम मिनिस्टर जो आपके प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हमेशा एडवाइस जो है वो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, उनको कोई भी काम करना है तो राष्ट्रपति को कुछ भी काम करने के लिए पहले जो मंत्रिपरिषद जो है उससे एडवाइस जो है वो लेनी ही पड़ेगी। ये बताया हुआ है आपके अनुच्छेद नहीं, आपके जो अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 42nd वाला, उसके अंदर। ठीक है, 42nd जो संशोधन अधिनियम है उसके तहत ये बताया हुआ था। फिर 44th जो संशोधन अधिनियम आया है, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके तहत क्या बोला कि रिकंसिडरेशन की पावर दे दी गई। रिकंसिडरेशन यानी कि अब जो राष्ट्रपति है उनको कह दिया कि ठीक है, तुम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हमेशा परमिशन लोगे तो लोगे काम करने के लिए, लेकिन तुम एक बार उनकी एडवाइस को वापस से रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हो कि भाई उन्होंने अगर तुमको कुछ काम करने के लिए बोला कि भाई तुम इस तरीके से काम करो, तो तुमको अगर वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो आप वापस से मंत्रिपरिषद के पास में उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हो। जैसे कि हमने देखा था राष्ट्रपति के पास में एक सस्पेंशन विटो होती है, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर उस बिल को वापस से भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन यानी कि रिकंसिडर करने के लिए कि भाई वापस से इसकी जांच करो। ठीक है, और जांच करके फिर दोबारा मेरे पास में भेजना। तो वैसे ही यहाँ पे है 44th जो आपका संशोधन अधिनियम आया था, उसने क्या बात करी थी, उसने कहा था यहाँ पे राष्ट्रपति को एक शक्ति दी थी और कहा था कि ठीक है, आप जो है वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात जो है वो तो मानोगे ही मानोगे, लेकिन आपके पास में एक रिकंसिडरेशन की हम आपको पावर देते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अगर मंत्रिपरिषद आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए एडवाइस करती है, आप अगर चाहते हो तो आप कभी उनके एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए वापस से उनके पास में भी भेज सकते हो कि भाई आपने जो मेरे को एडवाइस दी है इसको एक बार फिर से जांच कर लो और वापस से मेरे को बताना फिर। ठीक है, तो ये पावर जो है वो राष्ट्रपति को दे रखी है। पावर नहीं, मतलब एक आपका प्रावधान जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बात हुई थी। तो 74th जो अनुच्छेद है, इसमें 2 चीजें आपकी बताई हुई है, 2 संशोधन अधिनियम जो है वो इससे जुड़े हुए हैं, एक तो है 42nd, एक है 44th। दोनों में क्या क्या बातें हुई है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर क्या बोला है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सामूहिक रूप से यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई एक इंसान ने कुछ भी गलत काम किया तो बाकी लोग बोल सकते हैं भाई हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, उसने किया है तो उसको पकड़ो। नहीं, अगर किसी ने कुछ भी किया है तो हम किसी भी मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री से वहां पे पूछ सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सबकी आपस में एक दूसरे को लेकर सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा की टुवर्ड्स। तो लोकसभा जो है वो किसी से भी सवाल जवाब कर सकती है कि ए मंत्री ने कुछ भी किया है तो हम वहां पे जाके डी मंत्री से पूछ सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया बताओ। ऐसा अब वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को क्या पता, मेरे को तो कुछ नहीं पता है। नहीं, यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को लेकर सामूहिक रूप से क्या है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लोकसभा के टुवर्ड्स। ठीक है, तो ये सारे आपके फंक्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। अब हम समझते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल लोग जो है वो कितने कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि आपकी जो मंत्रिपरिषद है वो होती है। इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है, संरचना जो है वो कैसी है। एक तो आपके हेड तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। आपने नाम सुना होगा, कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है, कैबिनेट ने वो डिसीजन लिया है। तो कैबिनेट क्या है, मंत्रिपरिषद के अंडर कैबिनेट जो है वो बनाई जाती है। कैबिनेट के साथ साथ एक आपके पास में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे कि वो राज्य जो है, स्टेट जो है वो जो हमारे अलग अलग राज्य हैं उसका वो मतलब नहीं है, एक अलग मतलब है, इसका भी समझाती हूँ आपको। तो वो जो मंत्री है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो होते हैं एक है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, यानी कि आप सिंपल भाषा में यहाँ पे लिख के बताती हूँ मैं आपको। एक होती है हमारे पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि एक मंत्री परिषद है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं शामिल। एक तो होती है आपके पास में कैबिनेट। कैबिनेट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं, जिनके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है वो इनको दे रखे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं कैबिनेट आपके पास में। कैबिनेट में कुछ ही लोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बताया भाई लोकसभा जो है इसके पूरे 15% जो लोग हैं वो आपके पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद में आते हैं। अब लेकिन मंत्रिपरिषद में भी इतने सारे लोग हैं, अब जो प्रधानमंत्री कुछ भी काम करेंगे तो वो मंत्रिपरिषद के साथ में मिलकर ही करेंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद में भी इतने सारे लोग हैं, एक एक से बात करना पूछना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने एक जो जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मंत्री है उनका एक अलग से ग्रुप बनाया है मंत्रिपरिषद के अंडर ही, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट।
जहाँ पे सारे लोग नहीं आते हैं, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मंत्री है वही आते हैं। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले वो कैबिनेट से ही पूछते हैं, ठीक है। कैबिनेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्री जो आते हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो आते हैं, उसके मिनिस्टर यहाँ पे शामिल होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास में एक होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि स्वतंत्र चार्ज वाले, और एक होते हैं आपके पास में मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिंपल, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिंपल वाले, एक होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले। इंडिपेंडेंट चार्ज जो है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्रियां हैं, वो तो दे दी आपकी कैबिनेट को, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हो सकता है और इंपॉर्टेंट है ना, जो मिनिस्ट्री है वो बच जाए, तो वो फिर दी जाती है आपकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं उनको, ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस कैबिनेट को ही एडवाइस करने के काम में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो दो भागों में बटाया है ना, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मंत्री परिषद जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है आपके पास में कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो होती है। फिर दूसरे आते हैं आपके पास में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है ये भी दो भागों में बटी हुई है। एक तो है आपके पास में इंडिपेंडेंट चार्ज वाली, जिसके पास में और कुछ लेस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो इनके अंडर में शामिल होती है, और एक होती है आपके पास में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिंपल वाली, जो क्या करती है, एडवाइस करने का काम करती है आपकी कैबिनेट मिनिस्टर को, यानी कि उनको काम करने में सहायता करती है, ठीक है। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है, पूरी संरचना होती है आपकी मंत्री परिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं लोकसभा के टुवर्ड्स, मैंने आपको बता दिया है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति जो है वो करते हैं, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, जो आपके प्रधानमंत्री है वो सुझाव देते हैं कि भाई इन लोगों को मेरी मंत्री परिषद के अंदर चुन लो, तो राष्ट्रपति फिर अपना जो है ना अपॉइंटमेंट जो है वो उन लोगों के ऊपर करते हैं, प्रधानमंत्री के एडवाइस के ऊपर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर ये एड और एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं तो उनको मंत्री परिषद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, उनकी एडवाइस हमेशा लेनी ही पड़ती है, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको बता दी है। फिर आपके जो मंत्री परिषद जो है इसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जो है वही आपके हेड होते हैं मंत्री परिषद के, ठीक है। फिर आपकी जो मंत्री परिषद जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, इसकी संरचना कितनी होती है, तो लोकसभा के 15% जो है वो आपकी मंत्री परिषद यानी कि आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो यानी कि जितनी भी लोकसभा की स्ट्रेंथ है, टोटल जितने मेंबर होते हैं लोकसभा में, उसका 15% निकालोगे तो उतने लोग होते हैं आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, आपकी मंत्री परिषद के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दी है, ठीक है। तो ये सारा आपका मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ और प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि जो आपके राष्ट्रपति जो होते हैं, यानी कि जो आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो ओथ दिलवाते हैं प्रधानमंत्री को और उनकी मंत्री परिषद को, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। लेकिन मंत्री परिषद की कोई भी मीटिंग वगैरह करनी होती है तो वो उसकी बैठक कौन बुलाते हैं, वो प्रधानमंत्री ही बुलाते हैं, ठीक है। और अगर एक और इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई थी कि अगर प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन के अगर सदस्य नहीं है तो उनको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है, यानी कि 6 महीने की एक अवधि उनको दी जाती है, और उनको कहते हैं कि इस 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो आपके दोनों सदन है, दोनों सदन में से किसी भी एक सदन का सदस्य जो है वो आपको बनना ही पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं बनते हैं तो फिर उनको प्रधानमंत्री की पोस्ट पे से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए आपके प्रधानमंत्री को लेकर और आपकी मंत्री परिषद को लेकर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे लास्ट में हमारी थ्योरी जो है वो हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के और फिर कंक्लूड करते हैं, जो है आपकी कैबिनेट की समितियां, यानी कि कैबिनेट की जो कमिटीज जो होती है। अब कैबिनेट भी आपकी कुछ ना कुछ कमिटीज यहाँ पे बनाई हुई है जो क्या करती है, अलग अलग चीजों को है ना संभालती है कैबिनेट के अंडर ही, ठीक है। तो कैबिनेट की कुछ समितियां हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक होती है आपकी, मतलब सबसे पहला पॉइंट तो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय जो है वो होती है आपकी कैबिनेट की समितियां। अब आपके पास में कुछ बॉडीज होती है, तो कुछ बॉडीज तो आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक निकाय होती है, कुछ आपके पास में स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, कुछ आपके पास में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है। तो ये 3 प्रकार के आपके पास में बॉडीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है, संवैधानिक निकाय जो है वो कैसी बॉडीज होती है, जिन भी निकायों के बारे में, जिन भी बॉडीज के बारे में संविधान के अंदर बताया हुआ होता है, किसी आर्टिकल के अंदर, किसी भाग के अंदर, यानी कि संविधान में किसी ना किसी बॉडी के बारे में अगर बताया हुआ है तो वो बॉडी जो है वो क्या कहलाएगी,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है, वो आपकी संवैधानिक निकाय जो है वो कहलाती है। ठीक है, एक होती है आपके पास में स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जिस बॉडी के बारे में संविधान में बताया हुआ नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ने, हमारी संसद ने कुछ ना कुछ एक्ट को पास करके उस बॉडी को बनाया है, लेकिन उसके बारे में संविधान में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो बनाया किसने है? संसद ने बनाया है, कोई लॉ, कोई एक्ट को पास करके। तो वो होती है आपके पास में एक स्टैट्यूटरी बॉडीज। एक होती है आपके पास में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होती है? अतिरिक्त संवैधानिक निकाय होती है, जो ना ही आपके संविधान में, ना ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बताई हुई होती है, और ना ही आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ना कि यानी कि ना ही आपके संविधान के अंदर बताई हुई है, और ना ही आपकी जो संसद है उसने किसी एक्ट को पास करके बनाया है। ये किसी, है ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है आपके, उन्होंने इस बॉडी को बनाया है। जैसे कि नीति आयोग जो है आपका, वो आपकी क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, नीति आयोग जो है वो आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको एग्जीक्यूटिव ने बनाया है किसी काम को करने के लिए। तो ये आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की बॉडीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऐसे ही जो आपकी कैबिनेट की जो समितियां होती है, कैबिनेट की जो आपकी कमिटीज होती है, वो आपकी अतिरिक्त संवैधानिक निकाय होते हैं, यानी कि ना तो इनके बारे में संविधान में बताया हुआ है, और ना ही इनके बारे में कोई जो संसद जो है उन्होंने कोई लॉ या फिर एक्ट को पास करके बनाया है, लेकिन जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो अपनी सहायता के लिए इन समितियों को खुद ही बनाती है। तो इसलिए ये आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती है। ठीक है, फिर दे आर ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस टू रिड्यूस एनमरस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। वे मंत्रिपरिषद जो है ना, मंत्रिपरिषद जो होती है, उनके भारी कार्यभार को कम करने के लिए संगठनात्मक उपकरण करी जाती है। यानी कि जो आपका मंत्रिपरिषद जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, उनके कार्यभार को कम करने के लिए हम कुछ बॉडीज बनाते हैं, जिनका नाम होता है कैबिनेट समितियां, यानी कि कैबिनेट कमिटीज। ठीक है, फिर बोला है वो 2 प्रकार की होती है, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो आपकी कहना कैबिनेट कमिटीज जो होती है, कैबिनेट समितियां जो होती है, वो आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्टैंडिंग कमिटीज, है ना, एक होती है आपके पास में एडहॉक कमिटी। अब एडहॉक का मतलब क्या होता है? एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी बेसिस पे, और स्टैंडिंग का मतलब होता है परमानेंट। ठीक है, जो हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो जो आपकी कैबिनेट समितियां जो है, ये भी आपकी 2 प्रकार की होती है। आपकी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, ये हम आगे है ना आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन वो भी आपकी 2 प्रकार की होती है। कुछ तो होती है आपकी परमानेंट, जो हमेशा रहती ही रहती है, कुछ होती है आपके पास में टेम्पररी, जिसको किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है उस समिति को। ठीक है, तो वैसे ही आपकी जो कैबिनेट की समितियां हैं वो भी 2 प्रकार की होती है। एक तो आपकी परमानेंट होती है, यानी कि जिसको हम स्टैंडिंग बॉडी के नाम से जानते हैं या फिर स्टैंडिंग कमिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमेशा बनी हुई ही रहती है। एक होती है आपके पास में एडहॉक बॉडीज या फिर एडहॉक कमिटीज, जो कि आपकी टेम्पररी पर्पस के लिए होती है, किसी नए बिल को देखने के लिए, किसी नई चीज को देखने के लिए, जांच करने के लिए उस समिति को स्पेशली बनाया गया है उस एक पर्पस के लिए। ठीक है, उसका काम जो है वो खत्म हो जाएगा, तो वो जो समिति है वो भी आपकी भंग हो जाएगी, यानी कि वो भी आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। वो आपकी टेम्पररी बेसिस पे है, वो हमेशा नहीं रहेगी। ठीक है, किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए ही उसको बनाया गया है। तो वो होती है आपकी एडहॉक कमिटीज, या फिर उसको हम टेम्पररी बोल सकते हैं, टेम्पररी कमिटीज। तो जो आपकी समितियां हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्पररी। परमानेंट को हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटी, टेम्पररी को हम बोलते हैं एडहॉक कमिटीज। ठीक है, दे आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सिजेंस ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। यानी कि जो आपके प्रधानमंत्री है वो कैबिनेट समितियों को बनाते हैं जिस तरीके से उनको अगर ठीक लगता है कि भाई कभी है ना रिक्वायरमेंट है टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर कैबिनेट कमिटीज को बनाने की रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वो आपके प्रधानमंत्री जो है वो कैबिनेट की समितियों को बनाते हैं। ठीक है, देयर मेंबरशिप जो है वो वेरी कर सकती है, जो कि 3 से 8 तक होती है। अब जो आपकी कैबिनेट की समितियां होती है, इसमें जो मेंबरशिप जो है वो जरूरी नहीं है कि भाई सब में 3 ही लोग होंगे, सब में 4 ही लोग होंगे। किसी समिति में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, लेकिन 3 से 8 के बीच में इसके टोटल सदस्य जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सभी इंपॉर्टेंट बातें थी कैबिनेट समितियों को लेकर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट की समितियां हैं उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, टोटल अभी हमारे पास में 8 कैबिनेट की कमिटीज हैं। एक तो है आपके पास में अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, एक है आपके पास में कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन, एक है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, एक है कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। यानी कि ये चारों का नाम क्या है हिंदी में? मंत्रिमंडल की नियुक्ति करने वाली समिति, आवास पर कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति या फिर संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है, और अगली 4 और क्या है?
कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, कैबिनेट कमेटी और इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ यानी कि निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, और कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति। तो ये 8 प्रकार की कैबिनेट मिनिस्ट्रीज है। आपको सबका नाम याद रखना है कि एक तो है आपके पास में अपॉइंटमेंट को लेकर, एक है अकोमोडेशन को लेकर, एक है इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर, और एक है पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लेकर, एक है पॉलिटिकल अफेयर्स को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को लेकर और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट को लेकर यानी कि है ना रोजगार और कौशल विकास को लेकर। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट आपकी कैबिनेट की मिनिस्ट्रीज हैं, कैबिनेट की कमिटीज हैं, इन सबके नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी आज का थ्योरी पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी प्राइम मिनिस्टर को लेकर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर यानी कि प्रधानमंत्री को लेकर, उनकी मंत्री परिषद को लेकर, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में अच्छे से कवर करवा दी है। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि पता चले भाई क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आईएएस 2013 में सवाल आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, पहला कथन क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट यानी कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है क्या। दूसरा बोला है, यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के है ना प्रसाद पर्यंत पर है ना जो उनका जो पद जो है वो धारण करते हैं। ठीक है, फिर बोला है, प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सूचित जो है वो करते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा बोला है कि प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर यानी कि विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सूचित कर सकते हैं। तो दोनों ही कथन आपके सही है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2013 में आईएएस का प्री जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ही सवाल आपसे पूछा गया था। अगला सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, पहला कथन क्या बोला है, प्रेसिडेंट अपॉइंट यूनियन मिनिस्टर। संघीय मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है क्या। फिर बोला है, दे होल्ड ऑफिस टिल प्रेसिडेंट ऑफरिंग यानी कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही पद को संभालते हैं क्या। फिर बोला है, प्रेसिडेंट डज नॉट अपॉइंट एनी मिनिस्टर विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा फॉल्स है वो आपको चूज करना है। फोर्थ बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। संविधान मंत्रियों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख जो है वो करता है। तो हमने पढ़ा है कि यूनियन मिनिस्टर जो है उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट जो है उनकी है ना प्रसाद पर्यंत तक ही पद को धारण करते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो जो प्रधानमंत्री हैं उनकी रिकमेंडेशन के बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं बना सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद को लेकर व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व के बारे में है ना कुछ भी नहीं बताया हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आरएस 2008 में ये आपका सवाल जो है वो पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू यानी कि संसदीय सरकार वाली व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट राज्य के प्रधान के प्रति, है ना प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के प्रति, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट संसद के है ना जो लोअर हाउस जो है लोकप्रिय जो आपका सदन है उसके प्रति, या फिर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट संसद के दोनों सदनों के प्रति। तो मैंने आपको बताया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो दोनों सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि वो लोकसभा के प्रति यानी कि जो आपका लोकप्रिय सदन जो है जो आपका लोअर हाउस है यानी कि जो आपकी लोकसभा है उसके प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये आपका सवाल आया था 2003 में आरएस के एग्जाम में और यूपी पीसीएस प्री जो 1993 में हुआ था उसका सवाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट बेस ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है ना वक्तव्य मंत्रिमंडलीय सरकार के आधार को निरूपित करता है। ठीक है, कौन सा जो आपका वाक्य है वो मंत्रिमंडलीय सरकार के आधार को निरूपित करता है। पहला बोला है, कैबिनेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करती है। दूसरा बोला है, जो आपकी कैबिनेट है वो अकाउंटेबल है पब्लिक को लेकर, मंत्रिमंडल जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है क्या।
कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज मेजॉरिटी गवर्नमेंट, मंडलीय जो सरकार है वो बहुमत की सरकार होती है। और फिर बोला है कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ पार्टी, मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो दल की सरकार होती है। तो हमने पढ़ा है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। पहला कथन सही है, बाकी के तीनों कथन जो है वो आपके गलत है। IAS 1993 प्री का जो एग्जाम हुआ था उसका ये सवाल है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पे हमने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करे। पहले हमने थ्योरी देखी, फिर हमने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करे। तो आज आपका जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, वो टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो अपने सारे ही डाउट। कोई भी क्वेरी होती है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हो टेलीग्राम पे। सिंपली आपको सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, ठीक है, उसका आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अपने फीडबैक दिया करो कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लासेस जो है वो किस तरीके से लग रही है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।